हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि हम मौर्यकालीन विभिन्न कलाओं के बारे में और उनकी कह सकते हैं कि उनकी संस्कृति, उनके साहित्य, उनकी स्थापत्य कला, समाज के बारे में जानने वाले हैं। और इसी के साथ अगर बात करें कि अगर आप बीए के अकॉर्डिंग हैं तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 3 आज खत्म हो जाएगा। हम मौर्य प्रशासन को पूरी तरह से समझ चुके हैं, एक एक चीज़, यानी मौर्य प्रशासन की शुरुआत से लेकर एंड तक। तो ये क्लास जरूर देखिएगा। और ये क्लास अगर आपने फर्स्ट देखी है तो इससे पहले वाली देख लीजिएगा ताकि आपको और भी समझ में आ सके मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में। और ये 3rd यूनिट आज खत्म होगी और इसी के साथ अब जो नेक्स्ट आपको क्लास मिलेगी वह 3rd यूनिट से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्जाम के लिए हैं, उसके लिए टेस्ट होगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन के स्थापत्य कला और विभिन्न साहित्य कलाओं के, यानी विभिन्न कलाओं के बारे में। तो जैसे सबसे पहले बात करें कि साहित्य और इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मौर्य व्यवस्था में शिक्षा की एक व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, आगे अपने क्लासेज ली थी उसमें, कि शिक्षा और साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो मौर्य काल में जो शिक्षा है वो ज़्यादातर गुफाओं, मठों और विहारों में दी जाती थी। ठीक है ना, गुफाओं में, मठों, बौद्ध मठ वगैरह होते थे, वहाँ पर शिक्षा का कार्य हुआ करता था। और शिक्षा देने का जो कार्य है स्पेशली ब्राह्मण करते थे। और वो जब शिक्षक के रूप में कार्य करते थे तो उन्हें आचार्य, भट्ट या उपाध्याय कहा जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा। सामान्य शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। और इसके संबंध में आपने पढ़ा होगा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य साम्राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि और शिक्षा के केंद्र के रूप में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य की साहित्य या उस समय लिखे गए साहित्य और इसकी मौर्य साम्राज्य के स्रोत के रूप में और कुछ उपलब्धियां हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता है मैगजीनिस जो इंडिका ने लिखी है, ये मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, इस समय लिखी गई पुस्तक। तो ये इसकी उपलब्धियों के तौर पे, स्रोत के तौर पे जान सकते हैं। इसके अलावा अनदर देन इम्पोर्टेंट कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत के रूप में। विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, विभिन्न जो मौर्य साम्राज्य की जो गतिविधियां उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्षमेंद्र की है वृत्तसाम मंजरी और पतंजलि की महाभाष्य, ये इसी समय लिखी गई और बहुत ही पॉपुलर, यानी इसी साहित्य की इसकी उपलब्धियों के तौर पे। बौद्ध ग्रंथ के जैसे दीप वंश, महावंश हो गया, दिव्यदान हो गया। तो ये मौर्य साम्राज्य की उपलब्धियों के तौर पर, साहित्य के तौर पर इन्हें याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब सीधे से आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की समाज के बारे में, कि वो समाज किस प्रकार था, समाज का स्वरूप क्या था और उसकी विभिन्न गतिविधियों को समझेंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। तो आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के दरमियान ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। एंड देन और आपको बात करें तो मौर्य साम्राज्य की संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको हर वीडियो के बीच में बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो बात करते हैं मौर्य के अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में। हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं समाज का स्वरूप, यानी सबसे पहले मौर्य युगीन समाज। मौर्य युगीन समाज के बारे में देखें तो अलग अलग कुछ पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत समाज का स्वरूप। समाज के स्वरूप के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि उस समय यानी मौर्य कालीन व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था विकसित थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है वो पाई जाती थी। और इसी के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है, 4 अलग अलग प्रकार के वर्ण थे। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण लिख सकते हैं। इसके अलावा क्षत्रिय, सेकंड नंबर पे कैटेगरी वाइज लिखें तो वैश्य एवं शूद्र। तो इस प्रकार से समाज 4 वर्णों में विभाजित था। और देन अगर बात करें तो कौटिल्य ने अपने अध्ययन में कहा है कि यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है वो होता था, यानी उच्च जाति का निम्न और निम्न जाति का उच्च जाति में विवाह होता था। लेकिन अगर यहाँ पर कहा गया है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न अगर कोई जाति, मतलब कोई संतति है, तो उसे शूद्र माना जाता था। क्या माना जाता था? शूद्र माना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
इस समाज में देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी के मतलब अलग अलग प्रकार के वर्ग कार्य हुआ करते थे। जैसे दार्शनिक, जो दार्शनिक दर्शन शास्त्र के तौर में कह सकते हैं, कृषि का कार्य करने वाले थे, अहीर थे, कारीगर थे, सैनिक थे, और नेक्स्ट बात करें तो सभासद और शासक वर्ग। इस प्रकार से समाज में अलग अलग कैटेगरी के वर्ग मतलब काम करने वाले लोग पाए जाते थे। एंड देन आगे बात करें तो भारतीय समाज के बारे में ये जानकारी की या मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी के बारे में देख सकते हो समाज का ये स्वरूप। अब इसके बाद बात करें कि इसी समाज की यानी मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत विवाह व्यवस्था कैसी थी। विवाह, तो विवाह के बारे में बात करें तो जनरली जैसे कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विवाह की जो उम्र है, नोट कर लीजिएगा उम्र, कि भाई मौर्य साम्राज्य के समय विवाह की क्या उम्र हुआ करती थी। तो इसमें ध्यान रखना कि 16 वर्ष, 16 और 18 मतलब 16 और 12 वर्ष, ठीक है ना। तो 16 वर्ष तो जो होते थे बॉयज यानी पुरुष की बात करूं, और इसके अलावा 12 वर्ष की तो है वो गर्ल्स, यानी 12 वर्ष की जब महिलाएं होती थी, महिला तो नहीं कह सकते 12 वर्ष के थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि विवाह की उम्र थी 16 वर्ष के रूप में पुरुष और 12 वर्ष के रूप में महिलाओं, यानी इतने एज के दौरान उनमें विवाह होता था। अब बात करते हैं कि कौटिल्य ने, अभी बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया। 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत बात करें तो अलग अलग प्रकार से जैसे विवाह का उल्लेख है। एक तो है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह नोट कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। इसके अलावा बात करें देव विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह आर्ष विवाह हो गया। नेक्स्ट बात करें प्रजापति और गांधर्व विवाह, प्रजापति और गांधर्व विवाह, ठीक है। मतलब ये 8 प्रकार के जो विवाह की पद्धतियां पाई जाती थी वही मैं लिखा रहा हूं। तो असुर विवाह हो गया, राक्षस और पिशाच, असुर, राक्षस एवं पिशाच विवाह, ये अलग अलग प्रकार की कैटेगरी थी, जिसमें सबसे उच्च कैटेगरी के अंदर ब्रह्म विवाह आता था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, फिर सबसे निम्न कैटेगरी के अंदर पिशाच विवाह की श्रेणी में आते थे, और यही यहाँ पर होती थी। देन इसके अलावा बात करें तो मौर्य काल में एक विवाह प्रथा प्रचलित थी, परंतु बहु विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं, बहु विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं इनके समाज की गतिविधियों के अंतर्गत। तो स्त्रियों की क्या दशा थी, स्त्रियों की दशा यानी स्त्रियों की क्या दशा हुआ करती थी। यहाँ पर तो देखा जाए तो मौर्य काल के अंदर स्त्रियों की दशा है वो कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी, शिक्षा उपलब्ध नहीं होती थी, उन्हें सिर्फ संतति उत्पत्ति का कार्य माना जाता था। संतति उत्पत्ति, संतति उत्पत्ति यानी संतान उत्पन्न करने के दौरान यानी यही इनका कार्य होता है, यही माना जाता था। और इसके अलावा देखा जाए तो घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा सकता था, यानी को कुछ वर्ग की जो कुलीन स्त्रियां हुआ करती थी उनके लिए तो समाज में पॉसिबल था कि वो बराबर हक ले सकती है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो इन्हें घर की 4 दीवारी में रखा जाता था, 4 दीवारी। इसके लिए कह सकते हैं तो समाज की स्त्री की जो स्थिति है वो ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं थी, ठीक है ना, अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस समाज में क्या दास व्यवस्था थी, दास व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल बात करते हैं, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में दास व्यवस्था थी, दास व्यवस्था थी। दास व्यवस्था का मतलब है कि जो जैसे प्रेजेंट टाइम में कहते हैं ना कि भाई नौकर जो होते हैं उसी अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर संविधान दास व्यवस्था थी, लेकिन स्थिति थोड़ी दासों की ठीक थी। इस वजह से कह सकते हैं इस काल में दासों की स्थिति अच्छी थी और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार किया जाता था, और दासों को उसके माता पिता की संपत्ति रखने का अधिकार होता था, और मूल्य चुकाने पर दास जो है एक मालिक से फ्री हो सकता था, यानी गुलाम है तो वो आजाद हो सकता था। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इस समाज में खान पान की बात करते हैं। समाज में खान पान की क्या व्यवस्था थी, तो खान पान की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दोनों प्रकार के यानी मांसाहारी और शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन है वो ग्रहण किए जाते थे, या दोनों प्रकार के भोजन है वो लोगों के द्वारा ग्रहण किए जाते थे या उसका उपयोग होता था। इसके अलावा बात करें कि अर्थशास्त्र में ये उल्लेख मिलता है,
अर्थशास्त्र में भी ये उल्लेख मिलता है कि यहाँ मांसाहारी प्रचलन था, इसलिए मैंने लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के लोग दोनों प्रकृति के भोजन ग्रहण करते थे। अब यहाँ पर देखा जाए कि अशोक के समय मांसाहारी के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने बिल्कुल ही मना किया था और जीव हिंसा का त्याग करने की बात की थी, क्योंकि अशोक धर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ा है। इसके अलावा मैगजीन ने उल्लेख किया कि यहाँ पर चावल की प्रधानता थी, मौर्य साम्राज्य के अंदर खान पान के साम्राज्य की प्रधानता थी। इसके अलावा शहद है, शरबत है, दूध है, पेय के रूप में यूज होते थे और मदिरा का भी यहाँ पर उपयोग किया गया पाया गया समाज के अंतर्गत, यानी ये होता था। खान पान की व्यवस्था के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं कि इन समाज की रहन सहन व्यवस्था कैसी थी। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको फटाफट से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं रहन सहन कि मौर्य साम्राज्य की रहन सहन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिएगा। तो देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय विद्वानों ने बताया कि इनका जीवन है वो रहन सहन काफी सीधा साधा था, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो वस्त्र आभूषण धारण करती थी और मूल्यवान रत्न जड़ित हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस समाज में अमीर गरीब थे, अमीर गरीब उपस्थित थे, ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, नहीं, यहाँ पर दोनों थे। और इसके अलावा यहाँ पर वस्त्र आभूषण हुआ करता था, वस्त्राभूषण, ठीक है ना, वस्त्र आभूषण यानी दोनों मिक्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर सोने चांदी और हीरे का उपयोग होता था, ठीक है ना, यानी सोना चांदी का उपयोग किया जाता था, सोना चांदी और हीरे। साथ ही साथ इनको आभूषण के रूप में भी यूज होता था, किसके रूप में, आभूषण के रूप में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, यानी यहाँ पर रहन सहन ठीक ठाक था, लेकिन अमीरी गरीबी दोनों स्तर पाया जाता था। इसके नेक्स्ट बात करें कि इस समाज में मनोरंजन किस तरह का व्यवस्था थी, तो मनोरंजन के रूप में सीधा सीधा है कि यहाँ पे क्रीड़ा यानी खेल हुआ करते थे। इसके अलावा हम बात करें कि युद्धाभ्यास के रूप में भी युद्धाभ्यास है वो भी इनके खेल का एक माध्यम हुआ करता था। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए तो अर्थशास्त्र में कहा है कि यहाँ पर मनोरंजन की रथ दौड़ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, रथ दौड़, रणनी रथ, ठीक है ना, रथ दौड़ हुआ करती थी। एंड देन और यहाँ पे मनोरंजन साधन पे देखा जाए तो नर्तक, गायक, वादक, मंदारी और विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्ट और मल्ल युद्ध हुआ करते थे, मल्ल युद्ध, ठीक है। और आखिर इसके अलावा हम कहें नाटक, वादक, ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर समाज की अंतिम पॉइंट की ओर बढ़े तो यहाँ पर इस समाज के लोगों की नैतिकता के बारे में बात करें तो बताया गया है कि यहाँ पर लोगों में नैतिकता है वो अच्छी रूप में पाई जाती थी, यानी कह सकते कि लोग अच्छी प्रकृति के थे, अच्छी प्रकृति के थे। और कहने का मतलब यहाँ पर चोरी वगैरह है वो बहुत कम हुआ करती थी, अपराध कम होते थे। तो इस प्रकार से हमने समाज के बारे में तो देख लिया। अब सीधे से हम बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की आर्थिक जीवन की स्थिति को देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन को देख लेते हैं मौर्य समाज के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आर्थिक स्थिति के बारे में देखें तो आपको सिंपल सी स्थिति पता लग जाएगी कि मौर्य काल में किस प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि उपलब्धि यानी इनके जीवन यापन के क्या साधन हुआ करते थे आर्थिक जीवन के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इनकी आर्थिक स्थिति के रूप में प्रमुख कह सकते हैं कि आजीवक, प्रमुख आजीविका का जो साधन हुआ करता था वो हुआ करता था कृषि, यानी कृषि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था। और कृषि के साथ साथ यहाँ पर छोटे बड़े उद्योग धंधे भी थे, उद्योग धंधे भी प्रचलन में थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए व्यापार करना हो गया है, फिर या हम कहें यहाँ पर जहाज बनाने का कार्य भी हुआ करता था। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि और इसके अलावा यहाँ पर कृषि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कृषि के लिए है जो पानी की व्यवस्था या तो कुआं से होती थी या इसके अलावा सिंचाई है वह नहरों से भी होती थी। किसके, नहरों से, क्योंकि यहाँ पर बात करें कि मौर्यकालीन व्यवस्था में जो राज्यपाल था, राज्यपाल जिसका वर्णन किया गया यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि
पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में सुंदर झील का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार के सिंचाई के अंतर्गत कुओं से भी व्यवस्था थी और नहर सिंचाई के लिए नहरों से भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध होती थी। और यहाँ पर बात करें तो जो खेती के लिए जो उपलब्ध होता था वो गेहूँ की बात करें, गेहूँ हुआ करता था, चना हुआ करता था, चावल है, कपास है, ये क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र भी उद्योग के रूप में पाया जाता है। सूती उद्योग, तो सूती उद्योग का मतलब यहाँ छोटे मोटे उद्योग धंधे थे और इन लोगों का व्यापार कृषि के अलावा ये भी हुआ करता था। ठीक है, और देन आगे बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति के रूप में, इनके जीवन के रूप में पशुपालन का भी महत्व था। पशुपालन यानी पशुपालन करते थे, पशु को अपने काम के लिए यूज करते थे और पशुओं से संबंधित जैसे दूध मांस कह सकते हैं तो वो भी इसके उपयोग के रूप में आता था। और इसके अंतर्गत यहाँ पर गाय, भैंस, बैल जो है जीव जंतु, भेड़, बकरी, ये यहाँ पर इस समय मौर्यकालीन व्यवस्थाओं में पालतू पशु के रूप में काउंट होते थे। और उद्योग धंधे के जस्ट के रूप में हमने क्या बताया कि छोटे बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर सभी प्रकार के पाए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इस समाज की धार्मिक स्थिति के बारे में। मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति, ठीक है ना, फटाफट नोट कर लीजिएगा क्योंकि चीजें स्पीड से करा रहा हूँ, इन 10 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखा जाए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म का प्रचलन था। वैदिक, जैन एवं बौद्ध धर्म है, ये धर्म पाए जाते थे। अलग अलग विद्वानों ने यानी शासकों ने अपने धर्म अपनाए। तो लास्ट में जैसे बात करें अशोक के, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इस प्रकार से अशोक के समय बौद्ध धर्म में काफी यानी खास उन्नति हुई थी और इसलिए यहाँ पर बौद्ध के संबंध में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जैसे वैदिक धर्म को अपनाया गया था, उस समय यज्ञ, कर्म कांड है, श्राद्ध है, ये काफी प्रचलन में हुआ करता था। और सन्यासियों के लिए भी व्यवस्था होती है, जैसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए है, आजीविकों के लिए है। सम्राट ने अलग अलग उनके लिए रहने के लिए या उनके जीवन यापन के लिए उनको सोर्स है वो उपलब्ध करवाए थे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्ति पूजा भी थी। यहाँ पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर मूर्ति पूजा भी होती थी। शिव को महादेव के रूप में पूजा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की थी तो इस संबंध में विभिन्न जानकारी मिलती है। और हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्थिति के रूप में यहाँ पर विभिन्न धर्मों को समागम और अलग अलग धर्म प्रकृति पाई जाती थी। आगे बात करते हैं मौर्यकालीन जो इम्पोर्टेंट अपने टॉपिक आता है नेक्स्ट, कला के बारे में। तो ये तो हमने आपको समझा ही दिया, आपने नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। ओके, हमने साहित्य कला देख ली, समाज देख लिया। अब देखते हैं इनकी विभिन्न कलाओं के अंतर्गत मौर्य काल की जो विभिन्न कलाएं होती है। ठीक है ना, मौर्य कला के अंतर्गत हम विभिन्न देखेंगे, जैसे स्थापत्य कला हो गई, ठीक है, या इनकी संस्कृति वगैरह होगी, तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले। तो देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य है वह उस समय एक विकसित साम्राज्य की श्रेणी में आता है। और इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से जब ये भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं तभी से भारत सुसंगठित और व्यवस्थित होने के क्रम में देखा गया है। तो इसी के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी देखा जाता, तो हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार से वहां पर उसकी सभ्यता संस्कृति हुआ करती थी, नगरीय विकास हुआ करता था। तो इस अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य में भी इसका प्रभाव है कहीं न कहीं नजर आता है। अब देखते हैं मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत पहला है स्थापत्य कला। बात करते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर भवन निर्माण कलाएं काफी अच्छी हुआ करती थी। भवन निर्माण यानी बड़े बड़े ऊंचे अच्छे भवन हैं वो मौर्य साम्राज्य में हुआ करते थे, क्योंकि खुद अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण करवाया था। तो ये नोट कर सकते हैं, कश्मीर एक नेपाल में इन्होंने नगरों का नगर जो कह सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग तरह से अपने अकॉर्डिंग नगर स्थापित किए थे। तो कश्मीर में श्रीनगर हो गया और नेपाल में ललित पाटन हो गया। इस प्रकार से भवन निर्माण के साथ साथ यहाँ पर स्थापत्य कला के तौर पर नगर निर्माण के बारे में भी बात आती है। पाटलिपुत्र के बारे में अपने बात करें, मैगजीन ने कहा था कि इसका निर्माण है वो शत्रुभुजाकार रूप में किया गया था और 9.5 मील और कह सकते हैं कि 1.5 मील है वो इस नगर की परकोटा पाया जाता था आसपास।
और इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े भवन हैं वो बनते थे, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है बड़ा महल, बड़ा महल। राजप्रसाद का मतलब है बड़ा महल। और इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजप्रसाद है वो देखकर यूनानी लेखक ने कहा था, यूनानी विद्वान ने कहा था कि इतने बड़े राजप्रसाद या जो भवन है और इतनी सुंदर कला के जो भवन है, ये तो ईरान के बूशा और बड़ाना के भवनों से भी उच्च श्रेणी के भवन और राजप्रसाद यहाँ पर पाए गए हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त के समय भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी और ईंटों का प्रयोग होता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लकड़ी एवं ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है ना। वो बाकी भी चीज होता, लेकिन इनका प्रयोग इनमें किया जाता था। इसके अलावा देखा जाए तो कश्मीर के निर्माण करवाने में, यानी पाटलिपुत्र के संबंध में हो या अशोक ने जैसे ललित पाटन या फिर श्रीनगर की स्थापना की, तो इनमें अलग अलग तरह के भवन जो बनाए, ये भवन कला के बारे में मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पर देखे जाते हैं। और खुद अगर बात करें फ्यान के बारे में, फ्यान महोदय ने कहा था कि अशोक के जो भवन है, इन्होंने जब वहां पे विजिट किया और देखा कि अशोक के जो भवन, उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये जो ऊंचे विशाल जो भवन है वो शायद ही मनुष्य ने बनाए हो, देवता के द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार से फ्यान ने अशोक के भवनों को देखकर उसके ऊपर टिप्पणी करी थी, ठीक है। भवन निर्माण के अलावा देखा जाए तो स्तंभ कला, और आपको पता होगा स्तंभ कला तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर थी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तम नमूनों के रूप में पाषाण स्तंभों का निर्माण करवाया था। मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो पाषाण स्तंभ पाए जाते हैं। अब देखो स्तंभ कला क्यों थी, क्योंकि सम्राट जो थे, जो राजा थे, सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह हम कह सकते हैं कि स्तंभ कला से सम्राट के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखा जाए तो स्तंभ भी, यानी मौर्य साम्राज्य में स्तंभ है वो तीन प्रकार के हुआ करते थे, ठीक है ना। 3 प्रकार से हुआ करते थे। अलग अलग प्रकार से स्तंभ की 3 कैटेगरी पाई गई है, जिसमें बात करें कि प्रथम जो होता था वो पूरा खड़ा स्तंभ होता था। स्तंभ यानी पत्थरों का बड़ा पत्थर कह सकते हैं, ठीक है ना, जो अंदर तक गड़ा होता था। दूसरा अगर कहें तो आधा भाग बाहर की तरफ होता था। और तीसरा जो होता था वो एक गोल मटोल की तरह होता था और ऐसे पत्थर है वो जमीन पे रहता था। इस प्रकार से अलग अलग पाषाण है वो रखे जाते थे। और ये पाषाण है बहुत ही सुंदर प्रकृति के हुआ करते थे। अगर आपको स्तंभ कला के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बताया जाए तो सारनाथ का स्तंभ याद रखिएगा। सारनाथ का स्तंभ, और ये तो अपने चिन्ह के रूप में भी यूज किया जाता है, जिसके इधर शेर है और मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं का है जो समावेश करके एक उपलब्धि के रूप में कह सकते हैं कि भारतीय राज चिन्ह के रूप में भी इसको अपनाया गया है वर्तमान समय में, सारनाथ का स्तंभ। और ये स्तंभ बहुत ही खूबसूरत है। आप सर्च करेंगे तो भी पता लग जाएगा सारनाथ स्तंभ मौर्य साम्राज्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें 4 सिंहों की आकृति बहुत ही सुंदर बनी हुई है, 4 सिंहों की आकृति। तो ये मौर्यकालीन उपलब्धि, मौर्यकालीन स्तंभ लेख का सबसे सुंदर उदाहरण है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें स्थापत्य कला में, तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करें स्तूप की बात करें। स्तूप यानी जो कह सकते हैं भवन की तरह छोटा सा परकोटे की तरह हुआ करता था। तो मौर्यकालीन स्मारकों में स्तूप का महत्व था, स्तूप का खुद एक महत्व हुआ करता था। अब यहाँ पर बात करें स्तूप का निर्माण है वो मौर्य साम्राज्य के पहले से भी हुआ, मतलब प्रचलन में था, लेकिन इनके समय काफी ज्यादा स्तूपों को निर्माण कराया। अगर मैं थोड़ा सा आइडिया के रूप में आपको बताऊं तो सम्राट अशोक ने अकेले ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जिसमें सबसे फेमस हम अगर बात करें जो स्तूपों के रूप में अगर आप याद रखें तो वो सबसे जरूरी है और आपको याद भी होना चाहिए। तो गुंबाकार स्मारक के रूप में सबसे ज्यादा इन्होंने इसमें योगदान दिया। जैसे भोपाल के निकट सांची का स्तूप, भोपाल के निकट सांची का स्तूप, ये काफी इंपोर्टेंट और कह सकते हैं अशोक के समय स्तूपों में सबसे बड़ा और अच्छा स्तूप है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई हम देखें
तो बहुत ही उपलब्धि, यानी 77.5 फुट व्यास था इसका, 121 फुट है वो इसकी चौड़ाई थी, और 11 फुट इनकी अलग अलग आकृति यानी तोरण कला, और ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौर्यकालीन स्थापत्य कला में देखा जाए तो चौथे पॉइंट के रूप में अगर आपको नोट करवाऊं तो लिखे गुहाग्रह। गुहाग्रह क्या है? तो गुहाग्रह क्या, देखो मैं इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला में गुहाग्रहों का अपना अलग महत्व हुआ करता था। पर्वतों की चट्टानों को काट कर इनको बनाया जाता था। पर्वतों की चट्टानों को काटकर रहने या हम कैसे निवास के लिए, निवास या शिक्षा या अन्य उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे। यानी गुहागर का मतलब गुफा वाले घर। गुहा का मतलब होता है गुफा वाले घर। और जैसे अभी देखा होगा वहाँ पर ऋषि मुनियों के लिए मठों का जो या शिक्षा के लिए जो अलग अलग जो थे वो गुफा ग्रह में इनके बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी गुफाएं वो देखी गई। सम्राट अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने कई गुफाएं बनाई थी, ठीक है ना। और धार्मिक संप्रदाय के लिए जैसे साधु संतों के रहने के लिए भेंट के रूप में ये बनाई थी। अब एक कुछ बताऊं तो जैसे गुहाग्रह के अंदर नागार्जुन की पहाड़ियों में बहुत अच्छी है, नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपको मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये स्थापत्य कला आपके समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं मूर्ति कला के बारे में, ठीक है। कला के अंतर्गत आगे है मूर्ति कला। मूर्ति कला, देखो मूर्ति कला के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूर्ति कला मौर्य साम्राज्य की बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि के अंतर्गत आता है। और मौर्य काल में जैसे भवन है, स्तंभ कला, इसके साथ साथ मूर्ति कला में भी काफ़ी विभिन्नताएं और एक कह सकते सुंदरताएं देखी जा सकती है और उन्नति की शिखर पर थी। यानी मूर्ति कला है वह उच्चतम थी, उच्चतम शिखर पर पाई जाती थी। यानी मूर्ति कला है वो बहुत अच्छी यहाँ पर थी। और मूर्ति कला के तौर पर अगर देखा जाए तो मथुरा के पास पारखम में यज्ञ की मूर्ति, मथुरा में पारखम के पास, पारखम यानी मथुरा का ही एक इलाका है पारखम, और यहाँ पर जो मूर्ति बनी है यज्ञ की मूर्ति, किसकी मूर्ति? पारखम, पारखम में यज्ञ की मूर्ति। यज्ञ नहीं है मतलब यक्ष है, यहाँ पर यज्ञ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बेस नगर की स्त्री की मूर्ति, ध्यान रखिएगा। ये मूर्तियों के कुछ उदाहरण है जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है ना। बेस नगर में स्त्री की जो मूर्ति पाई गई है वो इसकी मौर्यकालीन कला के बहुत ही अद्वितीय उदाहरण के रूप में आती है। और इसके अलावा पटना के अंतर्गत जो मूर्तियां मिली है, पटना या दीदारगंज, पटना एवं दीदारगंज में उपलब्ध मूर्तियां उल्लेखनीय है, यानी मूर्ति कला के ये उदाहरण आपको नजर आते हैं। इसके अलावा जैसे देखा जाए स्तंभ कला के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। स्तंभ कला सबसे अद्वितीय उदाहरण के रूप में सारनाथ का जो स्तंभ है बहुत ही पॉपुलर है। तो ये कुछ मैंने कला और संस्कृति के रूप में आपको बताई कि यहाँ पे किस प्रकार के सामाजिक जीवन, संस्कृति और कला है वो पाई जाती थी। और इस प्रकार से आज हमने मौर्य साम्राज्य को द एंड कर दिया है। और अब आपको हिस्ट्री के अंतर्गत एक टेस्ट मिलेगा 3rd यूनिट के लिए, क्योंकि अब तक हमने टोटल 3rd यूनिट पूरी कर दी है। एग्जाम तक आपके पूरी 500 यूनिट पूरी करेंगे, बस जमे रहिए। और एक ऐप लॉन्च होने वाली है, अगर आपने उस ऐप को परचेज करके उसमें कोर्स सिलेक्ट कर दिया ना तो आपको इसके अलावा एडवांस कुछ ऐसी क्लासेज हैं जो मैंने आप बाकी के लिए नहीं होती है वो और नोट्स उस एक ही फीस में आपको और नाम मात्र फीस में उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐप लॉन्च हो रही है, उसी ऐप और लॉन्च ऑफर का पूरा फायदा उठाएंगे। जल्द ही अपडेट मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, शेयर दिस वीडियो।